हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ में जितनी भी नई भर्तियां निकली हैं उसके बारे में। आप पीछे देख सकते हैं कि बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट खुली हुई है। हम सभी लोगों से ये कहते हैं कि नॉर्मल वीडियोस पर यकीन ना करें जो बोलते हैं वैकेंसी आ गई, वैकेंसी आ गई। सिर्फ जो ये बीएसएफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट देखना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ के रिक्रूटमेंट के बारे में। वीडियो अगर समझना है तो पूरा एंड तक आपको देखना रहेगा। वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी जानकारी, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल से मिलने वाली है। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि इसी से आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन पता चलेंगे। वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक करना है, कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट करना है, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे नंबर्स पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो आइए हम वीडियो चालू करते हैं। तो आप यहाँ पर पीछे देख सकते हैं बीएसएफ का जो वेबसाइट है वो खुला हुआ है यहाँ पर। और बीएसएफ की वेबसाइट में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिक्रूटमेंट ओपनिंग्स होती है। इसी में ही हमें जाकर देखना होता है कि क्या क्या ओपनिंग है, क्या क्या रिक्रूटमेंट है, कौन कौन सी भर्ती निकली है और किसके लिए हमें फाइल करना है। तो आइए एक बार देखते हैं। ये रिक्रूटमेंट ओपनिंग पर हम लोग क्लिक करते हैं और ये जो 3 वैकेंसीज जो नई निकली हुई है उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। ये देखिए कि यहाँ पर तीनों ही वैकेंसीज की जो लास्ट डेट है फॉर्म को सबमिट करने की वो यहाँ पर 15 अप्रैल बताई हुई। हम अब इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे सब आप पहले जो देख सकते हैं वो सबसे जो पहली वैकेंसी है, वो जो वैकेंसी है सबसे पहली वो है यहाँ पर ग्रुप बी पोस्ट के लिए। तो हम उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। देखिए ये ग्रुप बी पोस्ट कॉम्पिटाइज्ड नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल बीएसएफ इंजीनियरिंग सेटअप, जो ये वाली वैकेंसी निकली है ग्रुप बी की। किसकी निकली है? ग्रुप बी की निकली है ये वैकेंसी। और किस में? इंजीनियरिंग सेटअप्स में। यानी इंजीनियरिंग सेटअप्स में यानी जितनी भी जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जाती है, सर्टिफिकेट्स आपसे मांगे जाते हैं, डिप्लोमा मांगा जाता है या डिग्री भी मांगी जाती है, वो सब जो मांगा जाता है वो सब इंजीनियरिंग लाइन में मांगा जाता है। सपोज करो सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मांगा जाता है। तो आइए एक बार हम इसको अंदर खोल के देखते हैं कि किस तरीके की वैकेंसी है। और लास्ट डेट इसका मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है 15 अप्रैल 2024 से पहले आपको इसको फाइल करना है। तो यहाँ व्यू डिटेल्स पर हम क्लिक करते हैं। अगर आपको इसको फाइल करना है तो अप्लाई हियर में हम जाएंगे, लेकिन अभी हम इसके बारे में डिटेल्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ व्यू डिटेल्स पर हम लोग क्लिक करेंगे। व्यू डिटेल्स में अगर हम क्लिक करते हैं तो आप ये देखिए एक पूरा का पूरा जो है पीडीएफ यहाँ पर खुल जाता है, जिसमें संपूर्ण जानकारी जो होती है पूरी भर्ती से रिलेटेड वो यहाँ पर पूरी जो है वो मिल जाती है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है धीरे धीरे हम एक एक चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ हो रही है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है और किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, पर्सनल डायरेक्टर रिक्रूटमेंट सेक्शन। ठीक है, ये रिक्रूटमेंट सेक्शन का नोटिफिकेशन है। इसको हम लोग जो है आगे देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो है वो इनवाइट किए जाते हैं, यानी आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। मेल फीमेल इंडियन सिटीजन्स, ठीक है, अंडर मेंशन्ड वैकेंसीज, जो भी वैकेंसीज हैं उनके अंडर जो है एप्लीकेशन इनवाइट किए जाते हैं, तो आप इन वैकेंसीज में फाइल कर सकते हैं। इसमें हम आगे चलते हैं कि 2 जो है वैकेंसीज हैं 2 तरीके की हैं। एक तो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है और एक जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर। ठीक है, यहाँ पर क्या एक सब इंटरनल वर्क्स के लिए है और यहाँ सब इंस्पेक्टर जो है जूनियर इंजीनियर के लिए है। ये वाली इलेक्ट्रिकल के लिए है और ये वाली जो सब इंस्पेक्टर वर्क की है वो अदर वर्क्स के लिए। देखिए ये कैटेगरी है वैकेंसीज की, ये कैटेगरीज है। इन कैटेगरीज के अंदर उन्हें ये कैंडिडेट लेने हैं। टोटल जो वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है वो 13 दी हुई है और यानी 9 दी हुई है। यानी कि टोटल जो आप इसमें देख रहे हो वो जो टोटल वैकेंसी यहाँ पर कितनी होती है, यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी हो जाती है वो 22 वैकेंसी है टोटल। इसमें से एक एक सीट जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए ली हुई है। पे मैट्रिक्स जो यहाँ पर है वो 35,400 से लेके 1,12,400 तक का है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे हम चलते हैं क्या क्या है इसमें। ये वैकेंसीज का मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा कैटेगराइजेशन हुआ है, किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर नोट है, यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई है, यहाँ पर जो आप पढ़ सकते हैं इनको। हम कुछ और आगे चलते हैं, जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर कुछ बोला हुआ है कि भाई आपका जो सिटीजनशिप होनी चाहिए वो इंडिया की होनी चाहिए, यानी इंडियन सिटीजनशिप जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन अगर इसमें मतलब जो चीज़ें बताइए कि किस तरीके से अगर आप डिस्क्वालीफाई होते हैं, कौन इसमें एलिजिबल नहीं होता है इसमें फाइल करने के लिए, तो यहाँ 2-3 चीज़ें
बताई हुई है और वो मैरिज और इनसे रिलेटेड है, वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेन जो होता है हमारे पास वो होती है एलिजिबिलिटी कंडीशन एज लिमिट की। तो हम यहाँ पर एज लिमिट के बारे में पढ़ सकते हैं। जैसे सब इंस्पेक्टर है और जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर है, उनकी नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसेप्शन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी आपकी जो एज है वो 30 साल से कम होनी चाहिए। जब कब होनी चाहिए? जब इसकी लास्ट डेट हो, यानी 15 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, 15 अप्रैल से पहले आपकी 30 साल होनी चाहिए। अगर आप 30 साल से एक भी दिन आगे तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है, फाइल आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब कुछ रिलैक्सेशन इन्होंने दिया हुआ है। वैसे तो ये जो है ये जनरल के लिए कि भाई रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट आ रहा है अंडर एज रिलैक्सेशन जो है अलग अलग पोस्ट के लिए, जो एसआई के लिए है, जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर है, तो उसके लिए दिया हुआ है यहाँ पर। वो एक बार हम देख लेते हैं आगे चल के। हाँ, ये वाला जो पार्ट है ये हमें यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, SC ST को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। OBC को यहाँ पर 3 इयर्स का एक्सपीरियंस दिया हुआ है। अगर कोई एक सर्विस मैन है अनरिवर्ड तो उसको 3 इयर्स का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अगर OBC से कोई एक्सपीरियंस वो है, एक सर्विसमैन है OBC से, तो उसको 3+3 का यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट सेंट्रल है जिसने मतलब कोई ना कोई 3 साल तक रेगुलर काम दिया तो उसको 5 इयर्स तक का भी यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो यहाँ हम चीज़ें देख सकते हैं कि ये पूरी जो चीज़ें हैं यहाँ पर वो रिलैक्सेशन का दिया हुआ है। ठीक है, 8 साल का भी रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो आप इनको पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से कि किस किस चीज़ का कहाँ कहाँ रिलैक्सेशन है। मेजरली तो जो यहाँ पर है ये ST SC OBC, ST SC में 5 साल का मिलेगा, OBC में 3 साल का रिलैक्सेशन इसमें आपको मिल जाएगा। तो मेजरली तो जनरल जो सबसे बड़े जो कैटेगराइजेशन होते हैं हमारे यहाँ पर वो इसी में होते हैं, ST SC OBC और जनरल। ठीक है, इसके अलावा जो भी अगर किसी कैटेगरी में आया है तो इसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम इसमें कि क्या क्या चीज़ें लिखा हुआ है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ से पूरा हमें इनको यहाँ पर देखना है। ठीक है, जो लोग भी सब इंस्पेक्टर में अप्लाई कर रहे हैं, यानी इसमें जो सब इंस्पेक्टर वर्क्स में जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर पास 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यानी इसमें डिप्लोमा मांगा है सिविल इंजीनियरिंग का। किस चीज़ का मांगा है? डिप्लोमा मांगा है सिविल इंजीनियरिंग का। और सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा में जो सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए वो गवर्नमेंट से ही मान्यता प्राप्त वाला होना चाहिए, यानी कोई स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो संस्थान हो उसी से ही होना चाहिए। यानी वो मान्यता प्राप्त हो, आप चाहे कॉलेज हो यूनिवर्सिटी हो कहीं से भी करो, लेकिन वो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और किस चीज़ का डिप्लोमा मांगा है यहाँ पर, ये मैं इसको और हाईलाइट कर देता हूँ। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा है अगर आप सब इंस्पेक्टर वर्क्स में अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, इसके अलावा हम जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर देखते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में। ठीक है, ये जो फील्ड था वो सिविल फील्ड में था। किस में था? सिविल फील्ड में था, यानी कंस्ट्रक्शन वाले में था ये वाला। ये वाला क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड में है, जिसमें पास 3 ईयर डिप्लोमा है इन इलेक्ट्रिकल इन इंजीनियरिंग फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहाँ ये देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मांगा डिप्लोमा, 3 साल वाला डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोई सी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये है दोनों के लिए आपको यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए। जो डिप्लोमा होता है वो 10th के बाद भी होते हैं। ये डिप्लोमा जो होते हैं 3 ईयर वाले डिप्लोमा जनरली 10th के बाद होते हैं वैसे तो, और 12th के बाद भी आप इसको कर सकते हैं अगर किसी ने नहीं किया है। और अगर कोई करना चाहते हैं और इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर नीचे दिए हुए हैं, वहाँ से संपर्क करके डिप्लोमा के बारे में आप जानकारी हमसे ले सकते हैं। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बढ़ने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या है? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी PST बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी PST। अब वो किस तरीके से होता है कि आप देख लीजिए, मेजरमेंट पूरा दिया हुआ है यहाँ पर, हाइट दिया हुआ है, चेस्ट दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है। PST के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। हाइट, चेस्ट, वेट। हाइट आपकी जो होना चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आता है। अब यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। जो भी हिल ट्राइब्स होती है या आदिवासी लोग होते हैं, मीजोज एंड नागाज जो होते हैं ना, ये वाली जितनी भी ट्राइब्स होती हैं उनको 5 सेंटीमीटर का, क्योंकि उनकी हाइट थोड़ी सी कम होती है तो उनको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो वैसे मेजरली 165 सेंटीमीटर जो होता है वो आपका हाइट होना चाहिए। अगर इसका कम है तो आप एलिजिबल नहीं है।
इसके अलावा चेस्ट आप देखते हैं 76 सेंटीमीटर का आपके पास जो है अनएक्सपेंडेड, यानी फुलाया हुआ नहीं हुआ था। एक्सपेंडेड मतलब फुलाया हुआ जो होता है, अनएक्सपेंडेड मतलब नॉर्मल चेस्ट जो होना चाहिए वो आपका वो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा 81 सेंटीमीटर होना चाहिए एक्सपेंडेड, यानी जब आप चेस्ट को फुलाते हैं ऐसे करके तो वो 81% होना चाहिए। ठीक है। रिलैक्सेबल 2 सेंटीमीटर फॉर कैंडिडेट बिलो 20 ईयर्स ऑफ एज, जिन बच्चों की 20 साल से कम एज है उनको कितने 2 सेंटीमीटर का इसमें रिलैक्सेशन दिया हुआ है। वेट जो है प्रोपोर्शनल टू हाइट एंड एज एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड्स। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हाइट बट नॉट लेस देन 46 kg, 46 kg से कम आपका जो है वो वेट इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं थोड़े से जो जिस चीज़ की मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात यहाँ पर की गई है, तो मेडिकल स्टैंडर्ड उन्होंने बता दिया है। यहाँ पर कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स हम देख सकते हैं इन वैकेंसी के लिए जो सब इंस्पेक्टर की निकली हुई है। विजुअल एक्यूडिटी N6 NI, यानी बेटर आई में आप जानते हैं 6/6 होती है, 6 होती है, वर्स आई 9 होनी चाहिए। बेटर आई ये, वर्स आई ये, तो दोनों का इन्होंने बताया हुआ है कि इसके अकॉर्डिंग आपकी आईज जो आई साइड होती है वो इतनी होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ रिफ्लेक्शन लिखा हुआ, विजुअल करेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट परमिटेड इवन बाय द ग्लासेस इन राइट हैंडेड पर्सन, द राइट आई इज बेटर आई एंड वाइस वर्सा, बाइनोकुलर वर्जन इज रिक्वायर्ड। ठीक है। यहाँ बोला हुआ है कि अगर आपने कोई विजुअल करेक्शन कराया है, विजुअल करेक्शन मतलब यानी आपने कुछ आंखों की सर्जरी कराई है या कुछ इलाज कराया है, कोई लेंस सही कराया है, तो वो लोग जो है इसमें नहीं चल पाएंगे। कोई भी अगर आपने इस तरीके का काम है तो इस तरीके का काम जो है वो परमिटेड नहीं है। इसके अलावा हम देखते हैं कि आपने कोई टैटू लगाया हुआ है, अगर बॉडी पे कोई टैटू लगाया हुआ है आपने, तो वो लोग भी जो है इसके अकॉर्डिंग जो है वो नहीं चल पाते हैं। अगर आपने कोई भी मतलब रिलीजियस सिंबल, फिगर्स एंड द नेम अगर या फिर रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ आवर कंट्रीमैन आर टू बी रेस्पेक्टेड एंड दस टैटूज डिस्पेक्टिंग रिलीजियस सिंबल और फिगर्स एंड द नेम आज फॉलोड इन इंडियन आर्मी आर परमिटेड। ये जितने भी है यानी रिलीजियस सेंटिमेंट्स, यानी आप जिस धर्म के भी हैं और धर्म से अगर आपका कोई इन्फ्लुएंस है और इन्फ्लुएंस से रिलेटेड अगर आप उसका बनाते हो, या कोई कंट्रीमैन हमारे कंट्रीमैन का बनाते हो, या फिर रिलीजियस सिंबल, फिगर और ये इनका नेम है, तो वो सारे के सारे इंडियन आर्मी में परमिटेड है। ठीक है। लोकेशन, टैटू मार्क्ड एज ट्रेडिशनल साइड्स ऑफ द बॉडी लाइक इनर एस्पेक्ट ऑफ फॉरमैन बट ओनली लेफ्ट फॉरमैन बीइंग नॉन सैल्यूटिंग लिम्ब और डोजम ऑफ द हैंड्स आर टू बी अलाउड। ये वाले जो है टैटूज जो है बॉडी लाइक इनर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म, यानी फोर आर्म के अंदर जो होते हैं, या फिर ओनली लेफ्ट फोर आर्म। ठीक है। तो इन जगह पर जो है ये अलाउड है, बाकी जगह पर जो है वो अलाउड नहीं है। साइज मस्ट बी लेस देन 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट, एल्बो और हैंड ऑफ द बॉडी। ठीक है। यानी 1/4 जो भी अगर वो है, जैसे अगर यहाँ से यहाँ तक का मान लेते हैं, इसको पूरा 1 बोलते हैं, तो 1/4 की साइज़ का वो होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो वो भी अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं है उस चीज़ को भी। ठीक है। आगे हम चलते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो एज पर जो भी पॉलिसी है 2015 की उसके अकॉर्डिंग ही होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर है फेज़ 1 का, हम यहाँ देख सकते हैं फेज़ 1 का जो है वो रिटन एग्जाम होगा। ठीक है। फेज़ 1 में जो है वो रिटन एग्जाम होगा, और रिटन एग्जाम्स की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको पार्ट A, B, C में दी हुई है। जो एग्जाम्स होंगे 25 क्वेश्चन जो होंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के होंगे। पार्ट बी जो होता है वो जनरल अवेयरनेस का होगा। पार्ट सी जो होगा वो जनरल इंजीनियरिंग का होगा। अब आप जिस भी ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं, आप या तो सिविल में अप्लाई कर रहे हैं तो सिविल की जनरल इंजीनियरिंग आएगी, इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल की जनरल रीजनिंग आएंगी। इसके 50 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से ये टोटल 100 मार्क्स का होता है। ड्यूरेशन जो होगा इसका वो पूरे 1.5 घंटे की होगी, यानी 1.30 मिनट्स की जो है वो यहाँ पर आपको ये पूरा एग्ज़ाम होगा। आगे चलते हैं हम, अब इसमें देख लेते हैं SI वर्क्स स्टैंडर्ड और सिलेबस फॉर पेपर 1। यहाँ पर पूरा जो है इस PDF में सिलेबस दिया हुआ। जो लोग भी इसकी तैयारी करने वाले हैं, अप्लाई करने के बाद जो तैयारी करने वाले हैं, तो उसके सारे के सारे जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको मैं पूरा स्क्रीन के सामने से हट जाता हूँ कि ये पूरा का पूरा सिलेबस दिया हुआ है। जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पर, और इसके अलावा जो सिलेबस दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस का भी यहाँ पर जो है वो सिलेबस आपको यहाँ पर पूरा का पूरा दिया हुआ है। ठीक है। तो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंजीनियरिंग है, तो तीनों का यहाँ पर जो है 3 जो एग्जाम होने वाले हैं। 3 कौन कौन से एग्जाम जो मैंने आपको बताए यहाँ पर, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंजीनियरिंग, तीनों एग्जामों के यहाँ पर पूरा सिलेबस लिया हुआ है। आप यहाँ से ले सकते हैं, ये वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी चालू कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अलग अलग इन्होंने मतलब जो है सिलेबस दिया हुआ है और क्वेश्चन के बारे में बताया हुआ है यहाँ पर। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं।
ठीक है, ये पूरा का पूरा सिलेबस, डिटेल सिलेबस दिया हुआ है इस चीज़ का आपको, ये पूरा का पूरा डिटेल सिलेबस दिया है। आपको इसको प्रिंट करवा लेना चाहिए, कोई भी शॉप से जाकर, ई मित्र पर जाकर आपको इसको प्रिंट करा लेना चाहिए और रख लेना चाहिए अपने पास में, ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो पता पड़ती रहे। अब हम यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, जनरल, EWS, OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स को 50% मार्क्स लाने और वहाँ SC ST कैटेगरी को सिर्फ 45% मार्क्स लाने। समझ गए, 50% अगर आप भी लाते हैं तो आप जो है इसमें एलिजिबल हैं, यानी रिटन एग्जाम्स में आप पास हो जाते हैं। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, ये आप इस लाइन को पढ़ना की ज़रूरत है कि जितने भी जो हैं, जैसे जो ये एग्ज़ाम पास वाले हैं वो कितने लोग लिए जाएंगे, मैक्सिमम विल बी रेस्ट्रिक्टेड मैक्सिमम 6 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज और ऑल कैंडिडेट व्हिच इज लेस इज अपीयरिंग इन सेकंड फेज एग्जामिनेशन, देयर विल बी नो रिलेवेशन फॉर आंसर शीट। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी क्वालिफाइड इन रिटन एग्जामिनेशन विल बी रेस्ट्रिक्टेड मैक्सिमम 6 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज। यानी हम समझते हैं वो कट ऑफ जाती है ना, कट ऑफ बोलते हैं कितने जाती है, तो जितनी भी वैकेंसी अभी हमने देखा था, सपोज करते हैं 22 जनों की वैकेंसी है, थोड़ी देर के लिए समझते हैं 22 जनों की अगर वैकेंसी है तो 22 का 6 गुना कर लीजिए, 22 का 6 गुना जितना भी होगा उतने लोग उनको लेने होंगे। ठीक है, यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि भाई ये सारी चीज़ें जो है मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, इनको अंदर लाने नहीं जाएंगे। अब आती है यहाँ पर सेकंड फेज एग्जामिनेशन। फेज 1 में क्या हुआ था कि एक रिटन एग्जामिनेशन हो गया है और हमने देखा कि रिटन जो एग्जामिनेशन हो गया है उसकी 50% मार्क्स जो है वो कट ऑफ रहेगी, यानी पास होना जरूरी। 50% अगर आप जनरल वाले बच्चे ले आते हैं तो 50% मार्क्स में तो पास हो जाएंगे। ST SC OBC के लिए 45% दी हुई है तो वो पास हो जाते हैं। अब देखते हैं सेकेंड फेज में क्या होता है। सेकेंड फेज का जो एग्जामिनेशन है वो उसमें ये क्या बता रहे हैं वो हमें एक बार देखना पड़ेगा। सेकंड फेज में क्या है, फेज 1 में इसने ये लिखा है कि ये रिटन एग्जामिनेशन हो गया है और सेकंड फेज एग्जामिनेशन होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी तो वो यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, यानी डॉक्यूमेंटेशन होगा कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है एप्लीकेशन फॉर्म टाइम पर जो जमा कराए हैं उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन जो आपने लगाए हैं वो उनको वेरीफाई किया पाएगा, आप ओरिजिनल है फर्जी लगा रहे हैं, कौन सा लगा रहे हैं वो वेरीफाई होंगे। उसके अलावा एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी एक तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। ये सारे के जो कब होगा, कैसे होगा, एग्जाम पास करने के बाद इसका आपके पास मेल आ जाएगा सेकेंड स्टेज का, तो आप उसके अकॉर्डिंग जिस भी सेंटर पर होगा वो जा सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का आपको सारा मेल आ जाएगा कि सारी की सारी चीज़ें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको एज, एजुकेशनल, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट और ये सारी चीज़ें ले जानी होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है PST है वो हाइट, जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जैसे हमने बताया था कि हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए और वेट कितना होना चाहिए, तो वो आ जाता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में। यानी आप जो पैरामीटर्स जो हैं जो मैंने अभी हमने डिस्कस करे कि हाइट इतनी होनी चाहिए, वेट इतना होना चाहिए और चेस्ट इतना होना चाहिए, तो उसके बारे में है। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये तो हो गया PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब होता है कि एफिशिएंसी टेस्ट। स्टैंडर्ड टेस्ट में तो आपकी बॉडी की मैनेजमेंट हो जाती है और एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है वो ये होता है, यानी कि आपको भगाएंगे, एक तो रन होगी दौड़, एक लॉन्ग जंप और एक हाई जंप। रन जो होनी चाहिए वो 7 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। लॉन्ग जंप में 11 फीट होना चाहिए आपके पास, 3 चांसेस दिए जाएंगे। हाई जंप में 3.5 फीट होना चाहिए और 3 चांसेस दिए जाएंगे। ठीक है, ये मेल के लिए क्राइटेरिया दिया हुआ है, वेदर यहाँ फीमेल के लिए हम क्राइटेरिया दे सकते हैं। फीमेल 800 मीटर है 5 मिनट में, 8 फीट है 3 चांसेस दिए जाएंगे और 2.5 फीट है 3 चांसेस दिए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ दिया है कोई अगर एक सर्विस मैन है तो उसको PET की जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका PET। 2 तरीके के टेस्ट होंगे अगर आप फेज़ 1 पास कर जाते हैं, अगर आ जाते हैं, और वैकेंसी के 6 गुना अगर आप कैंडिडेट के अंदर आ जाते हैं, उतनी आपकी बन जाती है परसेंटेज या नंबर उतने अच्छे आते हैं, तो आपको यहाँ पर इस वाले यानी सेकंड फेज़ में जो है वो मौका मिलेगा। सेकंड फेज़ में आपको PST में अगर आप पास हो जाते हैं तो फिर PET में आ जाएंगे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आप आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर जो है वो फेज़ सेकंड हो गया है, यानी PST हो गया, PET हो गया है। अब हम आ जाते हैं थर्ड फेज़ में। थर्ड फेज़ में हम देखें यहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट हो रहा है, यानी ट्रेड टेस्ट यहाँ पर होगा। ट्रेड टेस्ट में यानी जो भी सक्सेसफुली उनको पार कर जाते हैं, यानी जो फेज़ 2 को पार कर जाते हैं वो फेज़ 3 में उनका अब होगा। अब इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन एंड रिव्यू मेडिकेशन ड्यू डेट एट द सेंटर। ठीक है, यहाँ क्या होता है, प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, ठीक है, और मेडिकल एग्जामिनेशन होती है आपकी पूरी बॉडी की। ठीक है, ये भी आपको ईमेल के थ्रू बता दिया जाता है, अगर आपको कब आना है, कैसे आना है और क्या क्या लेकर आना है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाती हैं। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं
कि कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई नहीं होता तो फिर इसको क्या करते हैं अपन, ये पूरा का पूरा उन्होंने बताया हुआ है कि मेडिकल एग्जामिनेशन और किस तरीके से यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और पूरा का पूरा जो यहाँ पर है एनेक्सर ई है और ये सारी चीज़ें ये भरकर हमें वहाँ ले जाना पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ड्रॉ फाइनल मेरिट लिस्ट। आप देख ही सकते हैं कि सारी के सारी जो अकॉर्डिंग है वो फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्क्स एंड रिटर्न एग्जामिनेशन, डेट ऑफ बर्थ ऑफ द ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट। इस तरीके से जो है आपकी मेरिट लिस्ट आ जाती है और ये बीएसएफ की वेबसाइट पर आ जाती है, जिस पर हम देख रहे हैं recruitment.bsf.gov.in। ठीक है, कोई भी वेटिंग लिस्ट इसमें मेंटेन नहीं की जाती है। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई। अब ये इतनी देर से हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि इस वैकेंसी में क्या है, क्या क्या एलिजिबिलिटी कैसे करना है। अब आया है यहाँ पर हाउ टू अप्लाई। तो हम यहाँ देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई। अब देख लीजिए, मैंने पहले ही बता दिया है कि 17 मार्च से रात को 1 बजे से चालू हो चुकी है और वेबसाइट ये है। हमने शुरू में बता दिया था कहाँ आपको अप्लाई करना है और वहाँ पर आपको जाकर अप्लाई बटन पर क्लिक करना है और फॉर्म भर देना है। ठीक है, इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी कैंडिडेट को 200 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। ठीक है, एज एग्जामिनेशन फीस प्लस 470 सर्विस चार्ज, यानी 247 रुपये 20 पैसे आपको यहाँ पर है, जो सीएससी के थ्रू जाकर आप कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और या फिर सीएससी के थ्रू आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, कुछ जो है जिनको एग्जामिनेशन फीस से इसमें एग्जाम्प्ट किया गया है वो है फीमेल कैंडिडेट्स या फिर कैंडिडेट्स शेड्यूल कास्ट वाले, शेड्यूल ट्राइब्स वाले, या बीएसएफ सर्विंग पर्सनल है, एक्स सर्विस मैन है, उनको यहाँ पर जो है फीस से एग्जाम्प्ट किया गया है। रिक्रूटमेंट सेंटर जो है वो सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर आप मतलब पास हो जाते हैं, मतलब अगर डिफरेंट सिलेक्शन स्टेजेस पर अगर आप पास हो जाते हैं तो जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर है, यानी जो पीएसटी और पीईटी के बारे में हमने जानकारी ली है, तो पीएसटी और पीईटी के लिए हम लोगों को यहाँ पर जो है सेंटर्स पहले से भरने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम उन सेंटर्स को, वो जो सेंटर भरे हम जो नज़दीकी सेंटर हो, ये पूरी सेंटर की आपके सामने जो है वो लिस्ट दी हुई है। तो इन लिस्ट में से हमें वही सेंटर चुनना है जो नज़दीकी है, ताकि हमारी पोस्टिंग भी उसके अकॉर्डिंग ही होगी। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। रिक्वायरमेंट्स जैसे अगर इस मतलब यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई कि अगर आप कुछ यहाँ पर बेनिफिट्स देख रहे हैं इस एडवर्टाइजमेंट में तो पहले से पढ़ लें एक बार। ठीक है, जैसे कि मतलब इनको एडवाइस किया जाता है कि सारी की सारी चीज़ें, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एज, फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये सारी चीज़ें जो क्राइटेरिया है वो सारा एक बार इसमें पढ़ लो, जो भी हमने इसको एक बार डिस्कस की हुई है। तो एक बार आप इसको बैठकर आपको इसको एक बार पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, ये कुछ बताया हुआ है कि कुछ मिसकंडक्ट या गिल्टी अगर कोई फाउंड कैंडिडेट जाता है तो उसके खिलाफ जो है वो एक्शन ले सकते हैं चीज़ों के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 3 स्टेजेस में यहाँ पर बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है एक 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हो रहा है OTR स्टेप 1 में, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेप 2 में हो रही है, और फिर तीसरा जो है वो पेमेंट हो जाएगा। तो ये पूरा आप जैसे ही बोलेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे इसका ऑनलाइन अप्लाई करते हुए बनाएंगे कि किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई जो है वो करना है बच्चे को। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। ऑलमोस्ट जो है सारी चीज़ें जो है हमने इसमें बता चुकी हैं, और आगे ये एनेक्सर जितने भी आ रहे हैं आपको जो भी फॉर्मेट जो बनाकर सबमिट करने हैं ऑनलाइन, वो आगे यहाँ पर एनेक्सर ही हैं सारे के सारे। ठीक है, ये अगर आपको अगर ये चाहिए, अगर मतलब इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के लिए अगर आपको करना है, ठीक है, तो ये आप लगा सकते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से सारे जितने भी एनेक्सर हैं आपको वो सब इसमें मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से पूरे के पूरे फॉर्मेट्स जो हैं वो ले सकते हैं। तो और ये मेडिकल एग्जामिनेशन के रिव्यू के लिए ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आई होप जो है ये सारा जो है नोटिफिकेशन हम पूरा इसको कंप्लीट कर चुके हैं, और अगर आप इसमें एलिजिबल हो रहे हैं तो आप इसको फाइल करें। कोई दिक्कत आ रही है अगर आपको तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो नंबर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप जो है हमारे नंबर्स ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी तरीके की वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए, और वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अंत तक नहीं देखेंगे तो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। स्किप भी मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि फास्ट फॉरवर्ड आप कर देते हैं तो उससे भी हमें चीज़ें बहुत सारी मिसिंग हो जाती है, और थ्रेड से थ्रेड जो है वो मिल नहीं पाता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने आपको BSF की नई भर्ती के बारे में बताया। तो इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि आपको आने वाले हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन की जानकारी मिलती रहे। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद।